हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। मैं आज आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स का लास्ट पार्ट, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन और कुनिंगम्स कन्फ्यूजन, जो कि इसका सब टॉपिक है। और इसके बाद भी एक टॉपिक है, वो भी हम लोग इसी में कवर कर लेंगे। ये वीडियो का लास्ट पार्ट होगा। इसके पहले के टॉपिक्स अगर आपको पढ़ने हैं तो वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी द हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से। और उम्मीद करती हूँ आप लोग ये पूरा वीडियो समझ आएगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा। तो आप लोग भी अपने साथ अपनी बुक्स खोल के बैठिएगा तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा आप लोग को। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता की खोज। इसके पहले एक बॉक्स दिया हुआ है, इस पेज पे आप लोग देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे डेट्स दिए गए हैं, बहुत सारे लोगों के नाम दिए गए हैं, बहुत जगहों के नाम दिए गए हैं जहाँ पे कि इन्वेजन्स हुए थे और उसके कुछ एविडेंस मिले थे। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग ये पढ़ेंगे अब डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो चलिए शुरू करते हैं। So far, we have examined facets of the Harappan civilization in the context of how archaeologists have used evidence from material remains to piece together part of a fascinating history. अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया कि मतलब किस प्रकार पुरातत्वविदों ने, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने, भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा है। However, there is another story as well about the archaeologists discovered the civilization. लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की। When Harappan cities fell into ruin, people gradually forgot all about them. जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। When men and women began live in the area millennia later, they did not know what to make of the strange artifacts that occasionally surfaced, washed by floods or exposed by soil erosion or turned up while plugging a field or digging for treasure. जब लोगों ने इस क्षेत्र के सहस्त्र शताब्दियों बाद रहना आरंभ किया, तब वे यह नहीं समझ पाए कि बाढ़ में या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय कभी कभी धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित पुरावस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए। जैसे कभी मान लीजिए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के कुछ जो इंपॉर्टेंट साइट्स थे, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, वहाँ पे हम लोगों ने रहना शुरू किया। तो वहाँ पे मान लीजिए कि उनके कुछ रिमेन्स रह गए होंगे, कुछ उनकी पुरानी चीज़ें वहाँ पे दबी हुई रह गई होंगी। तो कभी खेतों में मिल जाता था कुछ, कभी उनके मटके मिल जाते थे, कभी कॉपर मिरर्स मिल जाते थे, ऐसा ही कुछ कुछ मिल जाता था। तो जब ऐसा कुछ मिलता था तो सोचने वाली बात थी कि ये चीज़ें आई कहाँ से और मतलब ये कब की हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे डिस्कवरी हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का। अब हम पढ़ेंगे कुनिंगम्स कन्फ्यूजन, इसका सब टॉपिक है। डिस्कवरीज द हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये सब टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। वेन कुनिंगम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द एएसआई, ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसीलिए इसको अंडरलाइन कर रखा है मैंने, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। When Cunningham, the first Director General of the ASI, began archaeological excavations in the mid-19th century, archaeologists preferred to use the written word, text and inscriptions as a guide to investigation. जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए, मतलब खोज आरंभ किया जो इस सब रिलेटेड था, तब पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों का प्रयोग करते थे, जैसे कि कुछ साहित्य या अभिलेख। In fact, Cunningham's main interest was in the archaeology of the early history, 6th century BCE to 4th century CE and later periods. He used the accounts left by Chinese Buddhist pilgrims who had visited the subcontinent between the 4th and 7th century CE to locate early settlements. तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक, यानी कि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईस्वी तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। और आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4ठी से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीन बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। तो जो वो लोग होते थे ना, चाइनीज पिलग्रिम्स, वो लोग मतलब इधर उधर घूमते रहते थे अपना और जहाँ उनको जो चीज़ें मिलती थी उसके बारे में वो लोग लिख डालते थे, और उन्हीं के कुछ हमें इंस्क्रिप्शंस मिले, कुछ अभिलेख मिले, उसी से हम कनिंघम को पता चलता था कुछ कुछ, और उसी में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे।
Cunningham also collected, documented, and translated inscriptions found during his surveys. When he excavated sites, he tended to recover artifacts that he thought had cultural value. कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते थे जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। A site like Harappa, which was not part of the itinerary of the Chinese pilgrims, was not known as an early historic city, did not fit very neatly within his framework of investigation. हड़प्पा जैसे पूरा स्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों के यात्रा क्रम का हिस्सा नहीं था, मतलब कि वहाँ कोई भी चाइनीज पिलग्रिम नहीं गए थे, तो उनके अभिलेख में भी उसका कुछ वर्णन नहीं था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो उन लोग के पास वैसा कुछ नहीं था। और कनिंघम उन्हीं लोग का पढ़ते थे तो उसमें भी कुछ वैसा नहीं था। तो जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर था, मतलब शहर नहीं था, कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। So although the 19th century and some of these reached Cunningham, he did not realize how old these were. तो हालांकि हड़प्पाई पुरा वस्तुएं 19वीं सदी में कभी कभी मिलती थी और इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंची भी थी, फिर भी वो समझ नहीं पाए थे कि ये पुरा वस्तुएं कितनी प्राचीन है, क्योंकि उनको इस बारे में कुछ आइडिया था ही नहीं, क्योंकि चाइनीज पिलग्रिम्स के उन अभिलेखों में इसका कुछ वर्णन मिला ही नहीं था और वो उसी को ज़्यादा फॉलो करते थे। A Harappan seal was given to Cunningham by an Englishman. He noted the object but unsuccessfully tried to place it within the time frame with which he was familiar. This was because he, like many others, thought that Indian history began with the first cities in the Ganga Valley. Given his specific focus, it is not surprising that he missed the significance of Harappa. तो एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मुहर दी थी और उन्होंने मुहर पर ध्यान तो दिया था, पर उन्होंने एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वो परिचित थे, तो उनको पता ही नहीं था कि ये कब का है, तो वो उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं लगा पाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह वो भी यही मानते थे कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ जो हुआ है गंगा की घाटी पे पनपे शहरों के साथ हुआ है, और उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा अब नेक्स्ट सब टॉपिक है अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक नए पुराने सभ्यता के बारे में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक नवीन प्राचीन सभ्यता के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। Subsequently, seals were discovered at Harappa archaeologists such as Dayaram Sahni in the early decades of the 20th century, in layers that were definitely much older than early historic levels. कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मुहरें खोज निकाली जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंधित थी। It was then that their magnificence began to be realized. Another archaeologist, Rakhaldas Banerjee, found similar seals at Mohenjo-daro, leading to the conjecture that these sites were part of a single archaeological culture. अब क्या था कि इनके महत्व को समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातत्वविद रखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातत्विक संस्कृति के भाग थे। Based on these finds in 1924, John Marshall, Director General of the ASI, announced the discovery of a new civilization in the इंडस वैली टू द वर्ल्ड। और इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की घोषणा की। As S.N. Roy noted in the Story of Indian Archaeology, Marshall left India 3,000 years older than he had found her. This was because similar, till then unidentified seals were found at excavations at Mesopotamian sites. It was then that the world knew not only of a new civilization but also of one contemporaneous with Mesopotamia. जैसा कि एस.एन. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं, मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खननों के हड़प्पा पुरास्थलों पर मिली मुहरों जैसी पर तब तक पहचानी न जा सकी मुहरें मिली थी, और इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली पर यह भी कि वह मेसोपोटामिया के समकालीन थी, मतलब कि उसी दौर की थी ये हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं।
In fact, John Marshall's stint as Director General of the ASI मार्क द मेजर चेंज इन इंडियन आर्कियोलॉजी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया एंड टू ब्रॉट दिस एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ग्रीस एंड क्रीट टू द फील्ड। वे भारत में कार्य करने वाले सबसे पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे और वे यहाँ यूनान और क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए। More importantly, though like Cunningham, he too was interested in spectacular finds. He was equally keen to look for patterns of everyday life. और हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की भी उत्सुकता थी। Marshall tended to excavate along regular horizontal units measured uniformly throughout the mound, ignoring the stratigraphy of the site. मार्शल पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले की समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। एज अ रिजल्ट this meant that all the artifacts recovered from the same unit were grouped together even if they were found at different stratigraphic layers. और इसका अर्थ यह हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबंध होने पर भी एक ही इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। As a result, valuable information about the context of these finds was irretrievably lost. और परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी। नेक्स्ट हम लोग सब टॉपिक पढ़ेंगे न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस। ये जो है It was R.E.M. Wheeler, after he took over as Director General of the ASI in 1944, who rectified this problem. ये आप लोग 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, आप लोग भी कर लीजिए अपने बुक में अंडरलाइन। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने R.E.M. व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। Wheeler recognized that it was necessary to follow the stratigraphy of the mound rather than dig mechanically along uniform horizontal lines. Moreover, as an ex-army brigadier, he brought with him a military precision to the practice of archaeology. व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया। The frontiers of the Harappan civilization have little or no connection with present-day national boundaries. हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है। However, with the partition of the subcontinent and the creation of Pakistan, the major sites are now in Pakistani territory. लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में आते हैं। This has spurred Indian archaeologists to try and locate sites in India. इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। An extensive survey in Kutch has revealed a number of Harappan settlements, and explorations in Punjab and Haryana have added to the list of Harappan sites. While Kalibangan, Lothal, Rakhigadi and most recently Dholavira has been discovered, explored and excavated. As part of these efforts, fresh explorations continue. कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षणों से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई तथा पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषणों से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़ गए। हालांकि कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और हाल ही में हुए धौलावीरा की खोज, वहां हुए अन्वेषण तथा उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। नए अन्वेषण अभी जारी हैं। Over the decades, new issues have assumed importance. Where some archaeologists are often keen to obtain a cultural sequence, others try to understand the logic underlying the location of specific sites. They also grapple with the wealth of artifacts, trying to figure out the function these may have served. इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए हैं। यहाँ कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते हैं, वहीं कुछ और विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। वे पुरावस्तुओं रूपी निधि से भी जूझते हैं और उनकी संभावित उपयोगिताओं को समझने का प्रयास करते हैं। Since the 1980s, there has also been growing international interest in Harappan archaeology. 1980 के दशक में हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही है।
Specialists from the subcontinent and abroad have been jointly working at both Harappa and Mohenjo-daro. हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे हैं. They are using modern scientific techniques, including surface exploration, to recover traces of clay, stone, metal, and plant and animal remains, as well as to minutely analyze every scrap of available evidence. These explorations promise to yield interesting results in the future. और वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं जिनमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं तथा वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्यों के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है. ये अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों की आशा दिलाते हैं. नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, which of themes in this chapter would have interested Cunningham? Which are the issues that have been of interest since 1947? तो मैंने अब तक आप लोग को जो भी पढ़ाया है उसी में इसका आंसर है. आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे जरूर बताइएगा. मैं बताऊंगी किसका सही है, किसका गलत है और किसका कितना सही है. देखते हैं. अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट. एक बात बताऊं, लास्ट के जो 2 टॉपिक्स हैं ना इस चैप्टर के बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है. मतलब उनमें कुछ खास दिया नहीं हुआ है. 2 लोगों के बारे में बताया था पिछले टॉपिक में कि वो दोनों आए, एक्सकवेशंस हुए, उन लोगों ने कुछ पता लगाया. एक कनिंघम और दूसरे एक और थे, कोई जो भी ब्रिगेडियर थे उन्होंने. तो यही था, कुछ खास नहीं. मेरे को मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाने में, लेकिन पढ़ लीजिए, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके बता ही रही हूँ. और आखिरकार ये ख़त्म होने जा रहा है इस पार्ट में, तो चलिए जल्दी जल्दी पढ़ के इसको ख़त्म ही कर देते हैं. As we have seen, it is not the Harappan script that helps in understanding the ancient civilization. Rather, it is material evidence that allows archaeologists is better reconstruct Harappan life. This material could be pottery, tools, ornaments, household objects, etc. Organic materials such as cloth, leather, wood, and reeds generally decompose, especially in tropical region. What survive are stone, burnt clay, that is terracotta, metal, etc. तो जो ये पैराग्राफ जी थे वो हमें ये कह रहे हैं कि जैसा कि हमने देखा है, हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य हैं जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं. ये वस्तुएं जैसे कि मटके, औजार, आभूषण, घरेलू सामान हो सकती हैं. कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी तथा सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन्स में. जो वस्तुएं बच जाती हैं वे हैं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा धातु. कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए टेराकोटा क्या है. मैंने आप लोग को बताया था पहले की वीडियो में. देखती हूँ आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में. It is important to remember that only broken or useless objects would have been thrown away. Other things would probably have been recycled. Consequently, valuable artifacts that are found intact were either lost in the past or hoarded and never retrieved. In other words, such finds are accidental rather than typical. अब यहाँ कहा जा रहा है कि यह भी याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती थी. अन्य वस्तुएं संभवतः पुनः चक्रित की जाती थी. परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में मिलती हैं, या तो वे अतीत में खो गई थी या फिर संचयन के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं की गई थी. अन्य शब्दों में कुछ खोजें प्रारूपिक की बजाय संयोगिक होती हैं. अब हम लोग इसका सब टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट सब टॉपिक है, क्लासिफाइंग फाइंड्स, यानी खोजों का वर्गीकरण. Recovering artifacts is just the beginning of the archaeological enterprise. Archaeologists then classify their finds. One simple principle of classification is in terms of materials such as stone, clay, metal, bone, ivory, etc. The second and more complicated is in terms of function. Archaeologists have to decide whether, for instance, an artifact is a tool or an ornament or both, or something meant for ritual use. पुरा वस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातत्विक उद्यम का आरंभ मात्र है. इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं. वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि से संबंध में होता है. दूसरा और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है. पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरण के अनुसार कोई पूरा वस्तु एक औजार है या एक आभूषण है या फिर दोनों, या फिर कुछ अनुष्ठानिक प्रयोग का कोई वस्तु है. तो ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट था, मैं भी पूछ सकता है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा. मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया, बट आप लोग याद कर लीजिएगा यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड जो भी था. अब हम लोग पढ़ते हैं. एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफैक्ट इज ऑफन शेप्ड बाय इट्स रिसेम्बलेंस with present day things. Beads, coins, stone plates and pots are obvious examples. एक मैं आप लोग को सीक्रेट बताती हूँ. जब भी पढ़ने का मन नहीं ना करे,
उल्टा पुल्टा लैंग्वेज अपने मन से जैसा भी यूँ मीँ च्यूँ करके जैसे भी पढ़ना होना पढ़िए, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाता है पढ़ने में, रीडिंग करने में भी मज़ा आता है। मेरे साथ भी वही हो रहा है, बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, मेरे को मन नहीं कर रहा बट फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि ज़रूरी है, बुक में दिया हुआ है तो पढ़ना ही है। मैंने बोला ही था एनसीईआरटी में जो दिया रहता है वो पढ़ना ही चाहिए। अगर मैं अभी नहीं पढ़ाऊँ तो मेरी बात कट जाएगी, तो मुझे तो पढ़ाना ही पड़ेगा, आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। सो पढ़ते हैं। Pots are obvious examples. Archaeologists also try to identify the function of an artifact by investigating the context in which it was found. Was it found in a house, in a drain, in a grave, in a quill? Wow. किसी पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है। मन के चक्कियाँ, पत्थर के फलक तथा पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं जिसमें वह मिली थी। तो क्या वे घर में मिली थी, क्या वे नाले में मिली थी, तो क्या ये कब्र में मिली थी या फिर भट्टी में मिली थी। यहाँ पे मेनली यही सब दिया हुआ है ना कि कैसे आर्कियोलॉजिस्ट कुछ जानते हैं, उसके बारे में कैसे पढ़ते हैं, पता लगाते हैं, यही सब इसमें दिया हुआ है। और बहुत बोरिंग जा रहा है, पता नहीं क्यों, इसमें कुछ नया नहीं मिल रहा है, वही सब मिल रहा है, एक ही चीज़ रिपीट किए जा रहा है कब से कि कैसे कैसे उनको मिली थी, ये वो सर्वेक्षण परीक्षण सब, भट्टी कब्र नाला सब कुछ आ गया है इसमें। देखिए इसमें यही कुछ दिया हुआ, आप लोग खुद से पढ़ लीजिए ये दोनों पैराग्राफ, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा है बोरिंग, मेरे से नहीं होगा, मैं अगला आप लोग को पढ़ा देती हूँ सब टॉपिक, वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा, वो आप लोग पढ़ लीजिए। और इस वीडियो की ख़त्म करते हैं बिकॉज बहुत लंबा चला गया है ऑलरेडी ये वीडियो। नेक्स्ट सब टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, यानी कि व्याख्या की समस्याएं। द प्रॉब्लम्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन आर परहैप्स मोस्ट एविडेंट इन अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती हैं। अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थॉट दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स which seemed unusual or unfamiliar may have had a religious significance. आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। These include terracotta figurines of women heavily jeweled, some with elaborate head dresses. और इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी मृद मूर्तियां जिनमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे शामिल थे। और इन्हें मातृ देवियों का मतलब कहा गया कि वहाँ उस टाइम की देवी देवता होंगी। और पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियाँ जिनमें उन्हें एक लगभग मान के मतलब कैसे मैं बताऊँ, कुछ अलग ही मिलता था उनको, सब कुछ डिफरेंट मिलता था। तो वो कह देते थे कि ये पुरोहित राजा होगा, उसके माथे पे कुछ ऐसा क्राउन टाइप होता था तो वो भी कह देते कि पुरोहित राजा होगा, ऐसे ही वो लोग मान लेते थे। जो चीज़ अनकॉमन लगती थी ना वो लोग कह देते थे कि ये कुछ रिलीजियस से जुड़ा हुआ है, रिलीजन से कुछ जुड़ा हुआ है, उन लोग ऐसा कुछ होगा, अपना करते होंगे, अनुष्ठानिक कुछ उनका होगा। और एक विशाल स्नानागार तथा कालीबंगन और लोथन से मिली वेदियाँ भी इसमें सम्मिलित हैं। हम लोग पढ़े थे ना ग्रेट बात के बारे में, वही बोल रहा है। नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। Attempts have also been made to reconstruct religious beliefs and practices by examining seals, some of which seem to depict ritual scenes. मोहरों जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं का और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का भी प्रयास किया गया है। और कुछ पेड़ पौधे जैसा कुछ मिलता था ना तो मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा का संकेत देते थे। या फिर मुहर पे बनाए कुछ जानवर जैसे कि एक सींग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है, वो कल्पित तथा संश्लिष्ट लगते थे। और कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया और कभी कभी जिसे जानवरों के से घिरा दर्शाया गया है को आद्य शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। और इसके अतिरिक्त पत्थर के शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। Many reconstructions of Harappan religion are made on the assumption that later traditions provide parallels with earlier ones. और हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानताएं होती हैं। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि अधिकांशतः पुरातत्वविद के मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, अर्थात वर्तमान से अतीत की ओर। हालांकि यह नीति पत्थर की चक्कियों तथा पात्रों के संबंध में युक्ति संगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में यह अधिक संदिग्ध रहती थी। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। Let us look for instance at the Proto-Shiva seals. The earliest religious text, the Rig Veda, compiled 1500 to 1000 BCE, mentions a god named Rudra, which is name used for Shiva in later Puranic traditions in the first millennium CE.
और ये चैप्टर 4 में मिलेगा हमें. However, unlike Shiva, Rudra in the Rig Veda is neither depicted as Pasupati, lord of animals in general and cattle in particular, nor as a yogi. In other words, this depiction does not match the description of Rudra in the Rig Veda. Is this then possibly a Saman as some scholars have suggested? अब उदाहरण के लिए आइए हम आद्य शिव मुहूर्तों को देखते हैं. सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद, जो कि लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित है, में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है, जो बाद की पुरानी परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम है. लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति, सामान्य रूप से जानवरों और विशेष रूप से मवेशियों के स्वामी, और न ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है. दूसरे शब्दों में यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता. फिर क्या यह कोई समन था, जैसे कि कुछ विद्वानों ने सुझाया है? सो यही ये चैप्टर खत्म होता है. यहाँ पे देखिए एक टेराकोटा कार्ट दिया हुआ है, पक्की मिट्टी का खिलौना गाड़ी. आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा पक्की मिट्टी का टेराकोटा का मतलब क्या है. एंड यहाँ पे एक डिस्कशन के लिए दिया हुआ है, इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है. तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ आया होगा. आगे के पेज पे टाइमलाइन दिया हुआ वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ. सी 2 टाइमलाइंस दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा. क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में इससे. इसके आगे एक्सरसाइजेज है वो भी आप लोग कर लीजिएगा. क्वेश्चन याद कर लीजिएगा. ऐसे समझ आ गया होगा तो याद करने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं. इतना आप लोग काबिलियत हो गए होंगे अगर आप 12th क्लास में हैं तो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.